नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आखिरकार पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताते हुए कहा कि वे पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में 2/3 सांसद उनकी इस मुहिम के साथ हैं और पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया है। आप के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताते हुए कहा कि वे पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 2/3 सांसद उनकी इस मुहिम में साथ हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा के साथ पार्टी छोड़ने वालों में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद इसमें मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर अपने सिद्धांतों और मूल्यों से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज यह पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा आज आम आदमी पार्टी करप्ट लोगों के हाथ में जा चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। राघव चड्ढा और दूसरे राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर जबरदस्त हमला किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने और पंजाब के लोगों ने इन लोगों को पद और सम्मान सब कुछ दिया, लेकिन ये पंजाब के लोगों को धोखा देकर बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को गद्दार बताया है। बनी बनाई एक सीट मिल गई। इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए
पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਖ नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो। आपको बता दें कि राज्यसभा में आपके पास 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं। ताजा इस्तीफा होने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सिच्चेवाल ही बचे हैं। आम आदमी राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के सांसदों के पार्टी छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी राय है कि उसे कहां जाना है, कहां रहना है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को कुछ न कुछ दिक्कतें आई होंगी, इसलिए वो चले गए। कहाँ जाना, कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी राय लोकतंत्र में उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होगी, इसलिए वो चले गए। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, उनको जो लगता है जहां जाना वहां जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड 92% वोटिंग के बाद बीजेपी ने बंगाल में जीत की हुंकार भर दी है। पश्चिम बंगाल के एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। भाजपा के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। आया यहां पर तो रैली में आई एक बहन ने मुझे राखी भेंट की है। बंगाल की बहनों को उनका ये भाई भरोसा देता है कि बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होगी। और इतना ही नहीं, 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी बंगाल के हर बहन बेटी के सपनों को पूरा करने, उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की बहनों से बीजेपी का सीधा वायदा है। बीजेपी आपको सुरक्षा देगी, बीजेपी आपको सम्मान देगी और बीजेपी से ही आपको समृद्धि मिलने वाली है। बीजेपी सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशहाली आएगी। गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा। कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा। आपका घर का सपना भी पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी।
और जो घर बनेगा वो महिलाओं के नाम पर ही होगा। पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान के बीच कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यम ग्राम में एक रोड शो के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे चरण के मतदान के वक्त भी घर से बाहर मत निकलना, वरना उल्टा लटका दिया जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ है। कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन ये संख्या पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत कम है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। शाह ने मध्यग्राम में एक रोड शो के दौरान कहा है कि पहले चरण के दौरान दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरे चरण के मतदान के वक्त भी घर से बाहर मत निकलना, वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूँ, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। अमित शाह के बयान पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने शाह के बयान को अमर्यादित भाषा बताते हुए कहा है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना सही नहीं है। अगर वो दीदी के लोगों को गुंडा कहते हैं तो इसका मतलब जो भारत के निर्वाचन को है उसको गुंडा कहते हैं, क्योंकि दीदी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बंगाल में राज कर रही है। बंगाल के लोगों ने वोट किया है, इसका मतलब बंगाल के लोगों को वो गुंडा कह रहे हैं। तो गृह मंत्री जी कृपया ध्यान दें, ये बंगाल के लोग हैं, ये आपके घर में काम करने वाले कोई नौकर चाकर नहीं है जिनको आप गुंडा कह के करते हैं। ये देश के दूसरे बड़े सम्मानित कुर्सी पर बैठे हुए जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका ये जुमला कहीं से भी मुनासिब नहीं है। ये लोकतंत्र का जुमला नहीं है, डिक्टेटरशिप का जुमला है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने शाह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी के गुंडे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उसके लिए गृह मंत्री ने बिल्कुल सही बोला है। सही किया है, चेताया तो हुलिगन्स है वो लोग हंगामा मचाते हैं सड़कों पे, उनके कार्यकर्ता अग्रेसिव हैं। हमेशा चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, मतदाताओं को किसी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए, वो लोग शांतिपूर्वक आए अपना मतदान करें। लेकिन ये लोग जो टीएमसी के कार्यकर्ता दे बिहेव लाइक हुलिगन्स, तो ऑब्वियसली है उनको चेताना चाहिए। माननीय अमित शाह जी ने जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसकी अद्यतन जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और उसको जिस तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है, ये तो राजनीति के कायर लोग हैं। भाई नीतियों पर हमला करिए, व्यक्ति पर हमला करने का औचित्य क्या है? तो देश के संविधान में भी इसकी इजाजत है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदान के दौरान बंगाल में कई सीटों पर झड़प हुई थी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला भी किया गया था। ऐसे में प्रथम चरण के मतदान के बाद शाह ने रोड शो किया और इसी रोड शो में उन्होंने टीएमसी पर हमला किया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब ऑटो और टैक्सी चालकों तक आ गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं जैसे कि ओला, उबर, ई बाइक टैक्सी से जुड़े अमराठी चालकों को मराठी में बुनियादी बातचीत आनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के इसका पूर्ण समर्थन किया है। एमएनएस नेता अमित ठाकरे के इस बयान से राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब ऑटो टैक्सी चालकों तक आ गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं जैसे कि ओला, उबर, ई बाइक टैक्सी से जुड़े मराठी चालकों को मराठी में बुनियादी बातचीत आनी चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की मौजूदगी में हाल ही में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाषा विशेषज्ञ और साहित्यकार शामिल हुए। फैसले के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने फैसले पर कहा कि हम मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 1 तारीख से जो मराठी बोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, ये हमारे
राज साहब ठाकरे जी के विचार जो हैं ये पूर्ण महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। मराठी मुद्दा हमारे साहब ने ही उठाया। मराठी मुद्दे का जो भी विषय है वो पहला साहब ही लेते हैं और मराठी स्थानिक भूमिपुत्र के लिए हमेशा वो लड़ते हैं। आज जिस प्रकार से प्रताप सरनाईक ने 1 तारीख से मराठी आना अनिवार्य किया, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको जो डर का माहौल बना है कि हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, आज मन से उनको ये बताना चाहती है कि अगर वो महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलते हैं, मराठी सीखते हैं, तो उनका यहाँ पर स्वागत है। मैं मराठी सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मला मराठी आतो, मला मराठी रिक्षा माझा पैसा सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब हाँ सीख जाएंगे, दोनों सीख लेंगे। माझं नाव मोहम्मद अख्तर आहे, मी बिहारी आहे। मराठी शिकायचा प्रयत्न तुम्ही करताय? हाँ करतो ना साहेब, मराठी शिकायचा प्रयत्न करतो साहेब। ये जो नया नियम है उस नए नियम को लेकर क्या कहेंगे? सब स्वागत है साहेब, स्वागत करतो साहेब मी नया नियमची। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के इस फैसले का पूर्ण समर्थन किया है। मनसे नेता अमित ठाकरे के एक बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। दरअसल अमित ठाकरे ने कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह सही है और इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जिन्हें हड़ताल पर जाना है वो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आंदोलन के दौरान किसी मराठी व्यक्ति को परेशानी हुई तो सड़क पर पिटेंगे। See, you are staying in Maharashtra, you are staying in if you are staying in Karnataka, if you are staying in Tamil Nadu, if you are staying in Gujarat, you have to respect the local language. And it is expected that when you are doing a business in these states, you are expected to learn that local language. And if you are showing an attitude, saying that we will not learn your language, do whatever you want, then we will teach them a lesson which they will understand, and the lesson will be in Marathi. साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। हर राज्य की अपनी लोकल भाषा होती है। महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की उसमें गलत क्या है? ये कोई चर्चा का विषय है? तमिलनाडु में चलेगा? तमिलनाडु में तमिल भाषा अनिवार्य होनी ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, लखनऊ में हिंदी होनी चाहिए, पटना में हिंदी होनी चाहिए। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, पार्लियामेंट में हिंदी में बात करते, उसमें क्या है? हमारे स्टेट में, इस राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य करने का अगर कानून बना है तो उसका पालन सबने करना चाहिए। हालांकि शिवसेना ने राज्य सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा है कि इस आग्रह को लागू करते समय गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। जो ये एमएनएस वालों का जो मुद्दा है या शिवसेना का मुद्दा है, दरअसल दोनों मुद्दा एक ही है। हमें एमएनएस के मराठी बोलने के आग्रह के खिलाफ है ही नहीं, क्योंकि शिवसेना खुद इसमें विश्वास करती है। हम तो कह रहे हैं कि इस आग्रह को लागू करते समय जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अच्छा, मराठी बोलने का आग्रह सिर्फ ऑटो और टैक्सी वालों से क्यों? कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? रिलायंस में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? बिरला में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? बैंकों में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? तो किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की थी कि मराठी न जानने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और 1 मई से लागू होने वाले इस नियम के खिलाफ महाराष्ट्र भर में ऑटो टैक्सी चालकों ने 4 मई से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब सड़कों तक आ चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।